गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के पाठ 15 नीलकंठ, जिसके भाग 1 और भाग 2 के बारे में हमने पढ़ लिया था कि नीलकंठ जो नाम रखा गया है वो एक मोर का रखा गया है और उसके छाया के समान प्रतिमान दिन रात साथ रहने वाली जो मोरनी थी उसका नाम राधा रखा गया है। इन दोनों के बारे में हमने भाग 1 और भाग 2 के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इसी चैप्टर के भाग 3 के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपके पेज नंबर 114 पे है। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और उसकी मंद केका की गूंज अनमूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता है और फिर मेघ जितना अधिक गरजता बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिनी पंजे पर दाहिनी पंखा और बाएं पर बायां पंखा फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पीकर मोर मोरनी क्या करते थे, जब बारिश होती थी तो उसमें जितनी बिजली चमकती थी, जिस प्रकार से बूंदों की रिमझिमाहट होती थी, उसी प्रकार से ताल में ताल मिलाते हुए वो इतना अच्छा इतना सुंदर नृत्य करते थे, नाचते थे और अपनी आवाज से मंद केका यानी कि मोर मोरनी की आवाज से वो गुनगुनाते हुए अपने स्वरों का उतना ही ताल मिलाते हुए वो नाचते थे। और जब बारिश रुक जाती थी तो दोनों एक दूसरे के पंखों को सुखाते थे। कभी कभी तो क्या करते थे कि उनके पंखों से जो टपकने वाली जो बूंदें होती थी पानी की, उनको पीकर अपने पंखों का गीलापन दूर करते थे। इस तरह से आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखासकोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले ही सामान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। तो क्या हुआ कि एक दिन लेखिका को कहीं जाना था बाहर से, अचानक किसी कार्य से। तो वो जब जाती है तो बड़े मियाँ जहाँ से वो हमेशा पशु पक्षियों को लेकर आती थी, जो इस प्रकार से उनकी सेवा करती थी, घर लेकर आती थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस बार जब जाऊंगी तो बड़े मियाँ जो है उनकी किसी भी पिंजड़े की तरफ नहीं देखूंगी, किसी पशु पक्षी की तरफ नहीं देखूंगी, सिर्फ और सिर्फ उनसे ही बात करूंगी। परंतु अचानक उन्होंने फिर रोक लिया और जो बड़े मियाँ के पैरों के पास एक मोरनी थी उसको अनदेखा करना यानी कि उस पर ध्यान नहीं देना बहुत बड़ी बात, कठिन बात थी। क्योंकि वो मोरनी भी जो थी वो किसके समान थी, बिल्कुल जो राधा थी, जो पहले जो मोरनी लेकर आए थे उसके समान थी, जिसकी दोनों पंजों की उंगलियां इस प्रकार से टूटकर एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारा का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ? अधमरी मतलब वो जीवित नहीं है, एक प्रकार से वो घायल हो चुकी है, बेहोश हो चुकी है, जो चल फिर नहीं सक पा रही है। इसी कारण से उसको अधमरी बता दिया गया। तो सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर ले आई और उसको जो खरीदने के लिए जो पैसे दिए गए वो 7 रुपये थे। एक बार फिर मैंने पढ़ने लिखने का
कमरा जो अस्पताल बना, और जिस पे लेखिका पढ़ा करती थी, लिखा करती थी, उस कमरे को उसने क्या बना दिया, अस्पताल के समान बना दिया। उसमें कुछ दवाएं रख दी पशु पक्षियों की देखभाल के लिए। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसी पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीघर में पहुंचाया गया और उसका नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप ही वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। कुब्जा मतलब उसकी पीठ की तरफ से कुबड़ निकली हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती थी, और जैसे ही वह ठीक हुई और वो क्या करती थी कि मोर, जो राधा और नीलकंठ मोर मोरनी थे, वो दोनों साथ रहते थे, और जैसे ही वह उन्हें देखती थी तो क्या करती थी, उन्हें मारने दौड़ती थी। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलंगी चोंच नोच डाली, पंख नोच डाले जो दूसरी मोरनी थी उसकी। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता है और वह उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। और वो क्या करती थी, सभी पशु पक्षियों से तो वो मित्रता भी नहीं रखती थी, राधा को भी मोर के साथ नहीं रखना चाहती थी, और बार बार राधा की उसकी चोंच से उसको नोच डालती थी, और किसी भी पशु पक्षी से वो मित्रता नहीं रखती थी, और किसी को भी नीलकंठ के समीप नहीं, मोर जो था उसके समीप नहीं आना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूस जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। और जो राधा के जो 2 अंडे राधा ने जो 2 अंडे दिए थे, उनको भी उस राधा ने क्या किया था, उस राधा को भी उसने चोंच से मार मार कर ढकेल दिया और फिर अंडों को भी फोड़ दिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, और इस प्रकार से उसने मानो कि एक तरह के उन पशु पक्षियों के बीच में लड़ाई झगड़े का शोर मचा दिया। और मोर हमेशा राधा के साथ प्रसन्न रहता था, नीलकंठ हमेशा राधा के साथ प्रसन्न रहता था, और जब उससे दूर होने पर वो उसकी जो प्रसन्नता थी वो ही मानो गायब हो गई। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिनों भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से वह बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मैंने खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रहती थी कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने का संदेह हुआ, और इस प्रकार से जब वो कितने ही दिनों तक भूखा प्यासा शाखा में छिपा बैठा रहता था, फिर उसे पुचकार कर जब उसे बुलाया जाता था तो भी मानो वो एक शेड की तरह छिपा रहता था, और सदा की भांति जिस प्रकार से वो प्रसन्न रहता था, वह प्रसन्नता उसने छोड़ दी थी, वो इतना प्रसन्न नहीं रह पाता था। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। नीलकंठ का मर जाने का यहाँ पर मतलब ये वो उदास हो चुका था राधा के बिना। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तब्ध जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीज धारा में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान रंगित हो उठा। और जब मोर की हकीकत में मृत्यु हो चुकी थी, पहले तो वो काफी दिनों तक राधा के बिना उदास रहा, अप्रसन्न रहा, और उसकी उदासी के बिना उसने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। तब लेखिका ने देखा तो उसे संगम पर लेके गई, उसको अपनी शॉल में लपेटकर, और गंगा में जब उसे प्रवाहित किया तो उसके पंखों का जो रंग था पानी में इस प्रकार से एक विशाल मयूर के समान तरंगित, यानी कि उन पानी की लहरों में फैल चुका था, रंगित हो चुका था वो पानी भी। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेत सी कई दिन कोने में बैठी रही, क्योंकि राधा क्या हो चुकी थी, घायल हो चुकी थी, बेहोश हो चुकी थी। वो मरी नहीं थी, परंतु उसके बेहोशी के कारण
मोर भी बेहोश मानो एक प्रकार से उदास अप्रसन्न रहने लगा था। तो राधा जब नीलकंठ नहीं रहा तो राधा और कई ज़्यादा बेहोश हो गई। कई बार भागकर लौट आया, अतः वह प्रतीक्षा के से भाव से द्वार नेक्स्ट देखते पर दृष्टि लगाए रहती थी। और हमेशा जो राधा है वो आंखें टिकाकर दिन रात उसका इंतजार करती रहती थी नीलकंठ का। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाएं, ये सभी पेड़ों के नाम है, इनकी शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अलेशियन कुर्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस प्रकार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। लेखिका कहती है कि इन तीनों का जो जीवन परिचय था वो पशु पक्षियों के परिचय से मुझे इस प्रकार से परिचय दिया कि मेरे जीवन में इनका बहुत ही विशेष महत्व है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है, यानी कि मोर की प्रतीक्षा में वो अकेली पड़ चुकी है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती थी। जब आषाढ़ का महीना होता था, ये हिंदी महीने का नाम है, तो आकाश में जब बादल छा जाते थे तो नृत्य करने के लिए, गाने के लिए मानो वो ऊंचे ऊंचे झूलों पर चढ़कर, पेड़ों पर चढ़कर अपनी तीव्र आवाज से जैसे कि नीलकंठ को बुला रही है। तो जो चैप्टर 15 है हमारा नीलकंठ, ये कंप्लीट हुआ। आज का जो आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के आंसर आप ढूंढने का प्रयास करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम इन प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। थैंक यू।